एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस बुक, जिसका नाम है चैलेंजेस टू एंड डिस्टिलेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। सो बेसिकली आपका जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स को एक चैप्टर में मर्ज कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 है जो उसकी ऑलरेडी एक इंडिविजुअल वीडियो बन चुकी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को ही डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। उससे पहले बेसिक गाइडलाइन समझा देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे। ये जो आपको पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पीडीएफ में आप देख सकोगे कि थोड़ा पोर्शन हाईलाइटेड है। दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स है फ्रॉम द पर्टिकुलर चैप्टर। तो आप इसको अपनी एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे फॉर अ क्विक रिविजन ये काम आ सके। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिखेंगे ऐसे लिखे हुए। अब ये जो क्वेश्चंस है, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो बिकॉज ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अगेन इंक्रीजेस वेरी मच, राइट। तो इन क्वेश्चंस को भी आप जरूर सॉल्व कर लेना। तो वंस यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, आपको लगता है थोड़े टाइम बाद कि अब आपको रिविजन करने का टाइम आ गया, यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप असेस कर पाएंगे कि आपको असली में कितना ज्यादा समझ में आया है पर्टिकुलर चैप्टर। उसके अलावा बहुत बार होता है कि लोगों को पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ क्वेश्चंस करने से नहीं पढ़ा जाता है, उनको विजुअली मतलब देखना भी होता है, नोट्स चाहिए होते हैं उन लोगों को। तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो वी हैव, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको वहां पे नोट्स के भी एक्सेस मिल जाएंगे। एंड दीज नोट्स आर नॉट जस्ट नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पॉलिटिकल साइंस में जितने बाकी चैप्टर्स होते हैं वो सारे के नोट्स मिल जाएंगे आपको। उसके साथ साथ ह्यूमैनिटीज में जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप उन नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे भी बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट्स वगैरह के साथ लिखा हुआ है। इट्स वेरी कलरफुल, इट विल ग्रैब योर अटेंशन। तो उसको भी वहां से भी पढ़ने के लिए भी बहुत आसानी आपको हो जाएगी। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। अब चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो लास्ट टाइम जहां तक हमने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि मतलब 1947 से ही लेके कांग्रेस जो थी वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। कांग्रेस जो थी वो हमेशा इलेक्शन जीतती रहती थी, बहुत ज्यादा हाई मार्जिन से इलेक्शन जीतती रहती थी। हाउएवर 1964 के अराउंड से वहां से जो क्या होता है यहाँ पे कि आपके जो कांग्रेस सिस्टम है वो हल्का हल्का वीकन होने लग जाता है। ठीक है, एंड इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि हमारे जो वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी डेथ हो जाती है इन मे ऑफ 1964। सो इन मे ऑफ 1964 जवाहरलाल नेहरू जी डाइज। एंड हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था चैप्टर में, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ही वाज अ वेरी कैरिस्मेटिक लीडर एंड ही वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई कांग्रेस वाज सो सक्सेसफुल। ठीक है, ऑल्दो कांग्रेस में बहुत सारे और लीडर्स थे, ही वाज लाइक एक मेन लीडर, ठीक है, जिनका चेहरा आपको देखने को मिलता है, जिनसे आप एसोसिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो नेहरू जी थे, उनकी डेथ के बाद यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए। ठीक है, लोग क्वेश्चन करने लगे कि इंडिया की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर पाएगी और ये फिर नहीं कर पाएगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो एक बार आ जाते हैं, वो अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट उनकी डेथ के बाद क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी रह नहीं पाती है, वो उतना स्टेबल नहीं हो पाती है, बिकॉज मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो वो उस तरीके जिससे हैंडल कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में वो वैसे हैंडल हो या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऑल्सो आप यहाँ पे सोचिए 47 से लेके 64 तक नेहरू जी वाज द लीडर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इससे पहले हमने लीडर्स मतलब ऐसे डेमोक्रेटिक लीडर्स हमने नहीं देखे थे जो डेमोक्रेसी से आ रहे हों। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आगे होने क्या वाला है। तो इट वॉज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन अबाउट कि नेहरू जी के बाद कौन से प्राइम मिनिस्टर आएंगे, इट वॉज ऑल्सो अ क्वेश्चन अबाउट नेहरू जी के बाद इंडिया का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कैसे करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में आप देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा इश्यूज भी चल रहे थे। तो 1960s इज कॉल्ड अ वेरी डेंजरस डेकेड। जैसे पॉवर्टी की बात हो रही है, इनइक्वालिटी की बात हो रही है, कम्युनल इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे थे, रीजनल डिविजन्स चल रहे थे। उसके साथ 1962-65 में इंडिया वाज आल्सो एट वॉर। तो इट हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मतलब एक तरीके से वायलेंस वाला सिचुएशन भी। तो इंडिया बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्टेट पे था उस टाइम पे। एंड देन आफ्टर नेहरू जी पास्ड अवे, के कामराज जी उस टाइम पे थे यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी के प्रेसिडेंट। उन्होंने लीडर से बात करी एंड ऑल ऑफ देम डिसाइडेड कि द नेक्स्ट बेस्ट लीडर दैट वी हैव फॉर कांग्रेस is going to be लाल बहादुर शास्त्री जी। So लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, he was a very again a popular leader. One of the reasons behind his popularity थी कि वो बहुत नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे। He was a very simple man. ठीक है, मतलब उनके पास ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं थी इन पॉलिटिक्स। मतलब वो उतना ज्यादा मतलब डर्टी पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं थे। ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन। वो बहुत ज्यादा एथिकली लाइफ जीते थे। एंड उससे पहले एक बार उन्होंने रेलवे मिनिस्टर की पोजीशन ली थी एंड वहां पे कुछ एक तरीके से मेजर रेलवे का एक्सीडेंट हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेजर रेलवे एक्सीडेंट, इफ इट वुड हैड बीन एनी अदर मिनिस्टर,
उन्होंने उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली होगी, बट लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड ही रिजाइन फ्रॉम दैट पोस्ट एंड ही एक्सेप्टेड कि हाँ मॉरली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड आई फॉल्टेड इन दिस। तो यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी वाज अ लाइक अ फेमस लीडर विद इन द कांग्रेस एज वेल। एंड देन शास्त्री जी का जो टेन्योर था उसमें भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंडिया में इश्यूज फेस हो रहे थे। अगेन सेम रीजन है, आपके साथ वॉर जो चाइना के साथ हुआ था उसका इकोनॉमिक रेपरकॉशंस इंडिया भी फेस कर रही थी, मॉनसून फेल हो रहे थे, ड्रॉट हो रहा था, फूड क्राइसिस हो रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे फिर पाकिस्तान के साथ भी वॉर शुरू हो जाती 65 में। शास्त्री जी का एक बहुत फेमस स्लोगन है जो आज भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज जय जवान जय किसान। ठीक है, यहाँ पे दिस सिंबलाइजेस की कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस बोथ ऑफ दीज चैलेंजेस। तो मतलब कि जय जवान जय किसान बिकॉज वी वर ऑलरेडी लाइक मतलब हम लोगों के साथ रीजन में ही हमारे इतने ज्यादा वॉर्स हो रहे थे, उसके साथ हमारा फूड क्राइसिस भी हो रहा था। तो यहाँ पे वो दिखाता है कि हम लोग वो स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे इन दोनों सिचुएशन को कंट्री में। बट देन अनफॉर्चुनेटली जो उनका टेन्योर था वो एक अब्रप्ट एंड में आ जाता है। 10th of January 1966 में उनकी डेथ हो जाती है ताशकेंत में। तो वो ताशकेंत अग्रीमेंट साइन करने गए थे यूएसएसआर में, विच वॉज बेसिकली इंडिया के जो लीडर थे यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी एंड पाकिस्तान के लीडर अयूब खान के बीच में साइन होना था। बट यहाँ पे फिर उनकी डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपका टेन्योर एंड हो जाता है। नाउ इंडिया में क्या होता है कि 2 साल के विद इन हमारे एक और इलेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। 64 में वी हैड लॉस्ट आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, 66 वी लॉस्ट आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे एक और नया सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि अब कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा। यहाँ पे अब 2 मेजर लीडर्स होते हैं, मोरारजी देसाई जी एंड इंदिरा गांधी जी। तो मोरारजी देसाई जी जो थे वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर थे एक तरीके से बॉम्बे के, उसके साथ साथ वो मिनिस्टर भी रह चुके थे सेंटर में। इंदिरा गांधी जी जो थी वो डॉटर थी जवाहरलाल नेहरू जी की, शी हैड बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द पास्ट एंड उसके साथ साथ वो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी इन द शास्त्री जी का कैबिनेट। तो उनके शास्त्री जी के कैबिनेट में वो यूनियन मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन की। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कॉम्पिटिशन था कि आइदर ऑफ द टू विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो जस्ट एज मोस्ट प्रोसेसेस इन डेमोक्रेसी यहाँ पे भी एक इलेक्शन लड़ा जाता है एंड दिस वाज डन थ्रू सीक्रेट बैलेट, जहाँ पे कांग्रेस के एमपीज एक दूसरे के विद इन वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करते हैं एंड इंदिरा गांधी जी विंस द इलेक्शन। ठीक है, 2/3 ऑफ द पार्टी मेंबर्स वोट फॉर हर एंड सपोर्ट हर। एंड बिकॉज मतलब यहाँ पे एक पीसफुल ट्रांजिशन देखा जाता है पावर का। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा इंटेंस कंपटीशन था, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत पीसफुली यहाँ पे ट्रांजिशन देखते हैं पावर का। तो दैट इज सेड टू बी एक इंडिया का एक मेच्योरेशन का एक तरीका है कि हमारी डेमोक्रेसी मेच्योर हो रही थी उस टाइम पे। अब इंदिरा गांधी जी जो थी शी वॉज नॉट अ वेरी मतलब सीनियर लीडर। ठीक है, शी वॉज sort of like a novice only in this field, although वो 1928 में इंडिया की रह चुकी है, मतलब सॉरी कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी थी। बट उसके अलावा भी वहां पे उनके पास जो मिनिस्टर के तरह एक रोल थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो भी बहुत ज्यादा काफी हद तक लिमिटेड थे। तो शी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपोजर टू यहाँ पे कि कांग्रेस में क्या क्या हमारे उधर हो रहा है। तो जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने एक तरीके से वो चाहते थे कि एक ऐसी लीडर आए जो कम एक्सपोजर हो, जिसके पास जो थोड़ी इनएक्सपीरियंस हो। व्हाई? बिकॉज देन द सीनियर कांग्रेस लीडर्स विल बी एबल टू मेक कि उनके जो डिसीजंस हैं वो उसके थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, दे वांटेड इंदिरा गांधी टू बी द प्राइम मिनिस्टर, जिससे इंदिरा गांधी जो है वो उन पे डिपेंडेंट हो जाए, बिकॉज दे थॉट कि शी इज एन इनएक्सपीरियंस लीडर, तो शी विल बी डिपेंडेंट ऑन देम थ्रू आउट, और वो वहां पे मेजर डिसीजन शेप कर सकते हैं कंट्री के पीछे बैठ के आराम से। तो दैट इज वाई दे डिसाइडेड कि हाँ हमको इंदिरा गांधी जी को यहाँ पे बना देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। अब 4th जनरल इलेक्शन जो था 1967 इलेक्शन, इसको कहा जाता है लैंडमार्क ईयर इन इंडिया का पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज से पहले कांग्रेस जो थी वो बहुत ज्यादा बड़े एक्सटेंट में इलेक्शंस जीत रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े एक्सटेंट में जीती थी, बहुत ज्यादा उसको वोट्स मिलते थे, बहुत सारे सीट्स मिलते थे। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कांग्रेस को बीट ही नहीं कर पा रही थी। बट नाउ कांग्रेस हैड वीकेंड इन मेनी वेज एंड बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज कर रहे थे। इंडिया जो था बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर चुका था। ठीक है, सक्सेसिव फेलियर्स हो रहे थे मॉनसून के, बहुत ज्यादा ड्राउट हो चुका था, लोगों के पास पैसा नहीं था, ना ही उनके पास कुछ खाने को था, फूड का शॉर्टेज हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे हमारे वो डिप्लीट हो रहे थे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भी राइज हो रहा था, ऑब्वियसली बिकॉज वी वर ऑन वॉर। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी जब आती हैं तो सबसे पहला डिसीजन दैट शी टेक्स इज वो डीवैल्यू कर देती है इंडिया की करेंसी को। तो इंडिया की करेंसी जब भी मतलब आप जो इकोनॉमिक स्टूडेंट है उसमें पढ़ा होगा, जब आप डिवैल्यू करते हो अपनी करेंसी को, जैसे कि यहाँ पे पहले $1 वाज इक्वल टू ₹5 उस टाइम पे, एंड देन शी मेड इट $1 इज इक्वल टू ₹7। तो जब भी आप डिवैल्यूएशन करते हो अपने करेंसी का, तो क्या होता है आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो आपका फॉरेन जो रिजर्व होता है वो भी काफी हद तक बढ़ जाता है।
तो वो एक उनका स्टेप था, एंड दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेप शी टुक एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा यहाँ पे जो कांग्रेस की जो सिचुएशन थी, इट ऑल मतलब जो सॉरी इकोनॉमिक सिचुएशन थी जो कंट्री की, उससे प्राइस राइज हुआ। प्राइस राइज होगा तो आपकी जो खाने पीने का सामान होता है, जो बेसिक कमोडिटीज होती है जो इंसानों को चाहिए होती है जीने के लिए, उन सब का भी प्राइस राइज हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट में भी सफर कर रहे थे, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी हो रहे थे। तो यहाँ पे बंद और हड़ताल जो होते हैं, जैसे कि बहुत बार मतलब भारत बंद वगैरह होता है, तो बंद और हड़ताल जो थे वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गए थे थ्रू आउट द कंट्री। इसके साथ साथ उसी टाइम पे कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट जो पार्टीज थी वो लॉन्च कर रही थी स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। ठीक है, कांग्रेस कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज विल ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे ज्यादा आएंगी। वाई? बिकॉज कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी क्या करती है, वो फोकस करती है ऑन द वर्कर्स। ठीक है, इट फोकसेस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड, एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा जिनको हिट हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस वो द वर्कर्स एंड द अंडर प्रिविलेज्ड। इसी के साथ साथ कम्युनल वायलेंस जो है, हिंदू मुस्लिम राइट्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला था। अब इसी के साथ यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं थी यहाँ पे मेजर पार्टी, यहाँ पे बहुत सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज भी इमर्ज करना शुरू हो गई थी। ठीक है, एंड वो बहुत ज्यादा फेमस भी होना शुरू हो गई थी। तो ऑपोजिशन पार्टीज जो थी वो वर इन द फोर फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल ऑफ दीज एंटी कांग्रेस जो इवेंट्स हो रहे थे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इवन दो इनकी आइडियोलॉजीज एक दूसरे से मैच नहीं करती थी, ये तब भी एकजुट होकर आती थी। ठीक है, वो लोग साथ में आती थी, यूनिफाइड सेंस में आती थी, एंड उसका पीछे रीजन क्या था, बिकॉज दे वर ऑल एंटी कांग्रेस। तो इवन दो उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी सोशल आइडियोलॉजी एक दूसरे से मैच नहीं करती थी, उनको कांग्रेस हटाना था, एंड फॉर दैट रीजन दे केम टुगेदर एंड दे वर हैविंग दीज एंटी कांग्रेस मतलब प्रोटेस्ट वगैरह। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस जो लीडर थे राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाई जिसका नाम दिया उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म। ठीक है, कि अब हमको कांग्रेस नहीं चाहिए। उनने इसके पीछे रीजन क्या दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो रूल है इट इज वेरी अनडेमोक्रेटिक, और जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके इंटरेस्ट पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू रिक्लेम आवर डेमोक्रेसी। ठीक है, एंड वी नीड टू हैव अ डेमोक्रेटिक पावर इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द पावर। अब यहाँ पे इलेक्शन जब होते हैं तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल अर्थक्वेक। पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा जाता है, बिकॉज पहली बार कांग्रेस ने, इवन दो इट वॉन द इलेक्शन, इट गॉट द लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट सिंस 1952। मतलब 1952 के बाद से सबसे कम जो कांग्रेस आज तक जीती थी वो 67 के इलेक्शन में जीती थी। हाफ ऑफ द कांग्रेस लीडर्स जो थे वो डिफीट हो गए थे, और ये सिर्फ ऐसे कोई नोवाइस लीडर्स नहीं थे, न्यू लीडर्स नहीं थे जो लोग ज्यादा नहीं जानते हो, ये बहुत फेमस एंड बहुत पॉपुलर लीडर्स थे, जैसे कि के कामराज जी, ठीक है, एस के पाटिल जी, अतुल्य घोष जी, के बी सहाय जी। तो ये सारे जो लीडर्स थे ये बहुत ज्यादा फेमस थे अपने अपने डोमेन में, एंड देन अनफॉर्चुनेटली ये जो लीडर्स थे ये भी ज्यादा मतलब ये भी हार जाते अपने कॉन्स्टिट्युएंसीज में। तो दिस वाज अ शॉकर। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे, स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस जो थी इट वॉज एबल टू नॉट एबल टू गेट अ लॉट ऑफ वोट्स एंड सीट्स। तो कांग्रेस जो थी उसने सात जो स्टेट्स है वहां पे हार जाती है, 7 स्टेट्स में। उसके साथ साथ बाकी 2 स्टेट्स और थे जहां पे वो डिफेक्शन की वजह से हार जाती है। डिफेक्शन क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन टोटल 9 स्टेट्स होता है जहां पे कांग्रेस नहीं आती है। कौन कौन से स्टेट थे ये? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मद्रास एंड केरला। एंड ऑल ऑफ दी स्टेट्स आर वेरी मेजर स्टेट्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है। तो अगर यहाँ पे जो स्टेट्स में इतने सारे मेजर स्टेट्स में अगर कांग्रेस हार रही है तो दिस जस्ट शोज कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा कम होती जाती थी। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ऐसा फेमस फेज चला था कि आप दिल्ली से हावड़ा ब्रिज मतलब जाओगे तो आप एक भी ऐसा स्टेट नहीं क्रॉस करोगे जहां पे कांग्रेस ना हो। तो अभी हम लोगों को ऐसा बहुत ज्यादा शायद से समझ ना आए कि इसके पीछे इतना ज्यादा शॉकिंग फैक्टर क्या है, बट उस टाइम के लिए इट वाज वेरी शॉकिंग, बिकॉज उस टाइम के लिए कांग्रेस हमेशा से पास्ट में सबसे मेजर लीडर की तरह आई है, सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी की तरह आई है, बट नाउ उसकी जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे रीजनल पार्टीज भी आ रहे थे, जैसे सबसे फेमस रीजनल पार्टी जो है वो थी डीएमके, जिसका इन्फ्लुएंस आज भी देखने को मिलता है। एंड डीएमके जो थी वो एंटी हिंदी एजिटेशंस वगैरह के थ्रू मतलब जो हो रहे थे एट दैट पॉइंट दे वांटेड हिंदी टू बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी भी बहुत ज्यादा इशू होता है ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, तो उसके बेसिस पे डीएमके आपके एज अ पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है इन तमिलनाडु। कोलेशन क्या होता है? कोलेशन बेसिकली होता है कि अगर एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, तो बेसिकली डेमोक्रेसी में एक थ्रेशोल्ड होता है, आपको इससे ज्यादा वोट्स चाहिए आने चाहिए, इससे ज्यादा सीट्स आनी चाहिए अगर आपको अपने पॉलिटिकल पार्टी को पावर में लाना है। बट बहुत बार क्या हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उतनी सीट्स नहीं ला पाती है। ठीक है, तो जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ला पाती है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ आती हैं टू फॉर्म कोalition। ठीक है, कि हम एक बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी बन के आएंगे, हम लोग एक साथ आएंगे जिससे हम लोग साथ में आके
आके गवर्न कर सके, साथ में आके अपना पावर को एक्सरसाइज कर सके। तो इनको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त विधायक दल या फिर फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज। अब यूजुअली कोलिशन के पीछे का आइडिया यही है कि मतलब दो तीन पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके रूल कर सके, बट बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज वांट पावर, ठीक है, वो बहुत बार अपने से इनकॉन्ग्रुएंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ जोड़ लेती थी। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे यूजुअली कोलिशन आप तभी अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे जब दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज जो साथ में आ रही हैं उनकी आइडियोलॉजी मैच करेगी। बट क्या होता है कि इनको पावर में इतना ज्यादा आने का वो रहता है, वो किसी किसी के साथ आ जाते हैं कोलिशन में। दे डू नॉट रियली केयर कि मतलब हमारी आइडियोलॉजी मैच कर रही है या नहीं, एज लॉन्ग एज वी आर इन द पावर। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखने को यहाँ पे लिखे हैं कि बिहार में उस टाइम पे दो सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी पीएसपी साथ में थी, ठीक है, मेक सेंस। बट इसके साथ साथ सीपीआई ऑन द लेफ्ट, communism and socialism is again very different ideologies, and then completely altogether different ideology is जनसंघ की। तो आप सोचिए सोशलिस्ट पार्टीज दो, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक राइट विंग पार्टी जो है, वो लोग साथ में आके यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, कोलिशन बनाते हैं। उसी के साथ साथ पंजाब का भी एग्जाम्पल दे रखा है, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। यहाँ पे दो अकाली दल की जो पार्टीज थी वो थी संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप, एंड ये राइवल पार्टीज थी। सोचिए राइवल पार्टी साथ में आ रही है जिसके वो कोलिशन बना सके। उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टीज आपकी थी यहाँ पे सीपीआई सीपीआईएम जो ऑलरेडी टूट गई थी, जो ऑलरेडी एक दूसरे से नहीं बनती थी, एंड देन यू हैड अ सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी, एंड यू हैड अ ऑल टुगेदर राइट विंग पार्टी विच इज भारतीय जनसंघ। तो अगेन आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हॉच पॉच हो गया था, कितना ज्यादा यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंट मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो साथ आ रही थी। वाई? बिकॉज उनको पावर चाहिए थी। डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि अगर मैं एबीसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ और मैं इलेक्शन लड़ती हूँ एबीसी पार्टी से, लोग मेरे को वोट करते हैं, मैं जीत जाती हूँ, बट इलेक्शन के थोड़े टाइम बाद ही मैं अपनी पार्टी चेंज कर लेती हूँ, मैं XYZ पार्टी में चली जाती हूँ। तो अब मेरे साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो भी चली जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत बार लोग जो होते हैं उनको ना पैसा दे देते हैं लोग कि दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राइवल हैं, एंड एक पॉलिटिकल पार्टी नोटिस करती है कि उनके पास ज्यादा सीट्स नहीं आ रही हैं, वो चाहती हैं कि वो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उनके पास आ जाए, तो वो पैसा दे देते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को कि आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत गए हो, आप हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आ जाओ। तो इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिनके पास पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हार जाते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूएंसी वो मतलब एक इंसान पे डिपेंड करती है, ठीक है, आप रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो। तो यहाँ पे कांग्रेस जो थी वो ऐसे बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफेक्शन की जगह से उसको बहुत ज्यादा इशू फेस करना पड़ा इन हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो इस टाइम पे एक फेमस सा एक सा कोट चला था, आया राम गया राम। तो आया राम गया राम बेसिकली इस के कांग्रेस के एक लीडर थे, गायालाल जी के नाम था उनका, वो हरियाणा में एमएलए थे। उन्होंने 14 दिन के अंदर अंदर 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी। तो सबसे पहले तो उन्होंने मतलब कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट गए, फिर उसके बाद बैक टू कांग्रेस गए, फिर 9 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कहा नहीं मैं यूनाइटेड फ्रंट में ही ठीक हूँ। तो ऐसे 3 बार उन्होंने यहाँ पे चेंज करी। तो जब वो कांग्रेस में वापस आ गए थे तो यहाँ पे कांग्रेस के एक लीडर थे राव बीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कहा कि गया राम वॉज नाउ आया राम, मतलब कि वो चले गए थे बट अब वो वापस आ गए। बट देन उसके बाद ही नो लॉन्गर, उन्होंने फिर से पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ली। तो यहाँ पे एक फेमस वर्ड चलने लग गया, कोट आया राम गया राम, ठीक है, विच शोज डिफेक्शन। अब ऑब्वियसली एंटी डिफेक्शन लॉज बना दिए गए हैं जिससे ये सब ना हो सके। स्प्लिट इन कांग्रेस। अब बेसिकली क्या हो जाता है कि कांग्रेस के विद इन मैंने आपको जैसे बताया कि एक पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक ग्रुप ऑफ लोग थे जिनका नाम था सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या थे? दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल नेम फॉर द ग्रुप ऑफ लीडर्स हु वर इन कंट्रोल ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली सीनियर मोस्ट लीडर्स, ठीक है, सीनियर मोस्ट लीडर्स जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, द स्टॉलवर्ट्स ऑफ कांग्रेस बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे के कामराज जी आ गए, एन संजीवा रेड्डी जी आ गए, निजगप्पा जी आ गए, एस के पाटिल जी आ गए, अतुल्य घोष जी आ गए, ठीक है, ये सारे जो लीडर्स थे ये बहुत ज्यादा सीनियर मोस्ट लीडर्स थे, ये कांग्रेस को बेसिकली पूरा लाते थे। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी जो हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे कंसिडर करे गए बिकॉज उनके रिलेशनशिप अच्छे थे कांग्रेस के सिंडिकेट के साथ। अब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर क्या है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सिंडिकेट आपके हो गए यहाँ पे सीनियर मोस्ट लीडर्स। अब क्या था यहाँ पे सिंडिकेट में, जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी आए। वाई? बिकॉज शी वॉज अ पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस। तो उनको लगा इंदिरा गांधी विल डिपेंड ऑन the syndicates for making her decisions. But क्या होता है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इंदिरा गांधी डिसाइड करती है कि नहीं अब मैं अपने खुद के डिसीजंस लूंगी, आई विल नॉट डिपेंड ऑन दीज पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, आई विल हैव टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एज वेल। तो यहाँ से एक डिवीजन क्रिएट होने लग जाता है, एक
क्रैक क्रिएट होने लग जाता है और वो धीरे धीरे करके वो साइडलाइन करना शुरू कर देती है सिंडिकेट्स। तो यहाँ पे आपके बेसिकली 19 इंदिरा गांधी जी के पास दो आपके पास मेजर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। एक तरफ तो उनको कांग्रेस की डोमिनेंस वापस लानी है, 67 इलेक्शन में कांग्रेस डिड नॉट परफॉर्म वेरी वेल, तो अब उनको कांग्रेस की डोमिनेंस पे भी काम करना है, उसके साथ साथ उनको सिंडिकेट से भी सेपरेट होना है, इंडिपेंडेंट होना है, जिससे वो अपनी पॉलिसीज को आगे ला सके। तो यहाँ पे वो एक लेफ्ट विंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू करती है। लेफ्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या हो जाता है? लेफ्ट ओरिएंटेशन बेसिकली कि सारे जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, लेफ्ट विंग क्या होती है बेसिकली अंडर प्रिविलेज सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए लेफ्ट विंग होती है यूजुअली, तो वो सोशलिस्ट प्रोग्राम्स में ज्यादा घुस जाती है। तो एक 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च करती है इन मई ऑफ 1967। इसमें क्या क्या होता है? इसमें सोशल कंट्रोल आ जाता है बैंक्स के ऊपर, नेशनलाइजेशन हो जाती है जनरल इंश्योरेंस की, जो आपका प्रॉपर्टी आप जितना ले सकते हो और प्रॉपर्टी और इनकम जितना ले सकते हो आप अर्बन सेटिंग में, उस पर एक सीलिंग लगा दी जाती है कि इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। उसके साथ साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो ले आया जाता है एंड लैंड रिफॉर्म्स को, मतलब जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं उसमें सर्टेन चेंजेस लाए जाते हैं। 1969 में हाउएवर जो कांग्रेस का और आपका यहाँ पे सिंडिकेट का डिफरेंस था, सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी जी का, 1969 में जाके ये आउट एंड ओपन दिखाई देता है। मतलब कि अब ज्यादा पब्लिकली लोग इन डिफरेंसेस को नोटिस कर पाते थे। बेसिकली उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जाकिर हुसैन जी, उनकी डेथ हो जाती है। अब प्रेसिडेंट की डेथ के बाद फॉर सम टाइम ऑफ, मतलब सम पीरियड ऑफ टाइम आपके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, बट और उसके बाद एक फ्रेश इलेक्शन भी होना चाहिए जहां पे एक नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो, जिससे वो वहां पे पोजीशन पे बैठ सके। तो यहाँ पे जो सिंडिकेट थी, दे वांटेड कि एन संजीवा रेड्डी जो थे, जो वहां पे उस टाइम पे स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, he should become the president of Congress. However, Indira Gandhi was not in favor of N. Sanjeeva Reddy जी। वो चाहती थी कि वीवी गिरी जी आए। वीवी गिरी जी उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। तो यहाँ पे एक तरीके से मतलब ड्रिफ्ट क्रिएट हो जाता है कि सिंडिकेट्स कुछ और चाहते थे, इंदिरा गांधी जी कुछ और चाहती थी। उसी के साथ साथ उसी टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने बहुत बोल्ड मेजर्स भी अनाउंस करे थे, जैसे कि वो चाहती थी कि यहाँ पे नेशनलाइजेशन हो जाए लीडिंग प्राइवेट बैंक्स का। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इज डेफिनेटली अ वेरी बोल्ड मूव, बिकॉज वो एक सोशलिस्ट स्टैंड पॉइंट से ज्यादा किया गया था। उसके साथ साथ अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स। प्राइवेट पर्स क्या होता है? बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पे इंडिया में, इतनी आप सोचो 565 प्रिंसली स्टेट्स, तो उन सब प्रिंसली स्टेट को कि जो वहां पे जो महाराजा या फिर रूलर्स थे, उनको बोला गया था कि आप इंडिया का पार्ट आओगे, आपको सर्टेन रेवेन्यू दिया जाएगा, थोड़ा सा कमीशन दिया जाएगा, थोड़ा पैसा दिया जाएगा, तो आपको कोई चिंता नहीं है, आप बस इंडिया का पार्ट बन जाओ। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट तो उनको देना ही पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि इंडिया का पार्ट बने वो। तो उस टाइम पे उनको वो दे रहे थे। एंड नाउ इंदिरा गांधी डिसाइडेड कि नहीं, अब टाइम आ गया है, वी हैव डिसाइडेड कि अब वी शुड स्टॉप दिस, अब इतना ज्यादा हमको रेवेन्यू कमीशन पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो अबॉलिशन करने जाती है। तो उस टाइम पे जो मोरारजी देसाई जो थे, हु वाज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, दिस पोस्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, बट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, और वो डिसाइड करते हैं कि मतलब कि ही वाज वेरी अगेंस्ट दिस। वो चाहते थे कि मतलब अबॉलिशन ना हो, एंड देन ये सब बोल्ड मूव्स के अगेंस्ट थे, सो ही डिसाइड्स टू लीव द कांग्रेस गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि अब आई कैन नॉट फंक्शन ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन गोइंग बैक टू द 1969 इलेक्शन जो प्रेसिडेंट के हुए थे, वहां पे कांग्रेस के एमएलए जो थे एस निजलिंगप्पा जी, वो क्या करते हैं, वो एक व्हिप इशू करते हैं कि नाउ जो सारे कांग्रेस के लीडर्स है, दे हैव टू वोट फॉर संजीवा रेड्डी। सोचिए इतना ज्यादा बड़े स्केल पे ये इशू क्रिएट हो गया था। वो कहते हैं कि नहीं, आपको एन संजीवा रेड्डी जी के लिए वोट करना है। इंदिरा गांधी जो है और इंदिरा गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे कांग्रेस के विन, वो रिक्वेजेशन करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एक स्पेशल ऑर्डर डालते हैं, टेक्निकली रिक्वेस्ट नहीं होगा उसका वर्ड, बट एक स्पेशल ऑर्डर डालते हैं कि हमको एक मीटिंग होल्ड करनी है फॉर एआईसीसी। ठीक है, मतलब कि कांग्रेस के वजह हम लोगों को अपनी मीटिंग होल्ड करनी है, विच वाज डिनाइड टू देम। तो उसी रीजन से उनको नाम दे दिया गया रिक्वेजिशनिस्ट, कि वो रिक्वेजिशन कर रहे थे। एंड देन आफ्टर सम टाइम इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि आप एक कॉन्शियस वोट दीजिए, मतलब कि आपको जो लगता है आप उस इंसान को वोट दीजिए। आपको लगता है कि संजीवा रेड्डी जी बनना चाहिए, उनको दे दीजिए, वीवी गिरी जी बनना चाहिए, उनको दे दीजिए वोट। इलेक्शन होते हैं एंड इलेक्शन में जो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी जी, दैट इज द कैंडिडेट जिसको इंदिरा गांधी जी सपोर्ट कर रही थी, वो जीत जाते हैं। एंड यहाँ पे कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है। कांग्रेस का स्प्लिट होता है नवंबर 1969 में जाके। अब कांग्रेस दो पार्टीज बन जाती है, एक है कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिंडिकेट वाला कांग्रेस है, एंड कांग्रेस आर इज द कांग्रेस रिक्वेजिशनिस्ट। ठीक है, जो नया कांग्रेस है। तो ओल्ड कांग्रेस नया कांग्रेस दिखाने की कोशिश की थी, कंजर्वेटिव कांग्रेस एंड मतलब कि न्यू आइडियोलॉजिकल लिबरल कांग्रेस, एंड उसके साथ साथ प्रो मतलब
जो लिबरल कांग्रेस है यहाँ पे इंदिरा गांधी का कांग्रेस, इट इज प्रो पुअर पीपल, एंड जो आपका कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज प्रो रिच पीपल, ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी। अब 1971 इलेक्शंस की बात होती है, तो बेसिकली इंदिरा गांधी जो थी, नाउ शी वाज रिड्यूस्ड टू अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। पहले ऑलरेडी कांग्रेस जो थी वो वाज लूजिंग ऑल ऑफ इट्स डोमिनेंस। अब कांग्रेस के विद इन ही एक फैक्शन क्रिएट हो गया जहां पे सारे मेजर पॉलिटिकल लीडर्स हट गए हैं। तो नाउ जो इंदिरा गांधी जी जो थी, नाउ शी हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू फेस। ठीक है, उसी टाइम के अराउंड व्हाट शी डिसाइड्स इज कि अब हमारा टाइम मतलब आ गया है, हमको मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो दिसंबर 1970 में शी रिकमेंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। वो कहते हैं कि फरवरी 1971 से हम लोग एक फ्रेश इलेक्शन होल्ड करेंगे, 5th जनरल इलेक्शन जो था। अब यहाँ पे हम लोग एक नया इलेक्शन शुरू करते हैं, ऑलरेडी बहुत केओस हो चुका है। नाउ लेट अस सी व्हाट द पब्लिक विल डिसाइड। तो अब ये जो आपका इलेक्शन आता है यहाँ पे, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आर जो थी आपकी इंदिरा गांधी की कांग्रेस, उसके अगेंस्ट खड़े थे सब लोग। बिकॉज एक तो आपकी कांग्रेस ओ आ जाती है, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस है आपकी, जहाँ पे सारे मेजर लीडर्स हैं। तो मेजर लीडर्स हैं तो ऑब्वियसली एक चांस रहता है कि उनको ज्यादा वोट्स मिल सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपकी यहाँ पे नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन है। नॉन कम्युनिस्ट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो सीपीआई थी इट वॉज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, मतलब नॉट अ पार्ट ऑफ कांग्रेस बट सीपीआई कोलिशन में कांग्रेस के साथ आ रही थी इन द नेशनल लेवल। तो यहाँ पे जो नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस मतलब ऑपोजिशन पार्टीज थी, जैसे एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, आपकी भारतीय क्रांति दल है, ये सब एक साथ आके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है ग्रैंड अलायंस। सोचिए, एक कोलिशन बनाते इतनी सारी डिफरेंट पॉलिटिकल वो, कि हम ग्रैंड अलायंस बन के आएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू हो रहा था, मतलब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बहुत सारे लोग थे। तो ग्रैंड अलायंस जो थी वो एक यहाँ पे उनका जो स्लोगन था दैट वाज इंदिरा हटाओ। ठीक है, एंड इंदिरा गांधी का रिस्पॉन्स क्या था, हमारा स्लोगन होगा गरीबी हटाओ। तो उन्होंने एक थोड़ा सा मतलब उसको चेंज करके गरीबी हटाओ की तरफ डाल दिया। तो इंदिरा गांधी जी जो थी, नाउ शी स्टार्टेड टू फोकस ऑन जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का। ठीक है, दलित हो गए, आपके लैंडलेस लेबर्स हो गए, आदिवासी हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, वुमेन हो गए, अनएम्प्लॉयड यूथ हो गए, तो इनके ज्यादा फेवर करने लग गई एंड शी स्टार्टेड टू फोकस ऑन देम। ठीक है, तो यहाँ से आपका इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल बेस इधर बन जाता है। सो दिस इज हर वोटर बैंक बेसिकली, कि यहाँ के जो लोग हैं इनको वो फोकस कर रही हैं। अब आउटकम क्या होता है 1971 इलेक्शन का। अब 1971 इलेक्शन वाज द मोस्ट शॉकिंग इलेक्शन का मतलब रिजल्ट, बिकॉज आपने जैसे मैंने आपको बताया कि और फेल्ट एज इफ की सारी पॉलिटिकल पार्टीज वर अगेंस्ट कांग्रेस आर। ठीक है, इट फेल्ट एज इफ एवरीबॉडी वांटेड कि इंदिरा गांधी शुड नॉट बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ऑलरेडी कांग्रेस वाज लूजिंग डोमिनेंस एंड ऑलरेडी इकोनॉमिक सिचुएशन इतना ज्यादा ग्रेव था। बट for some miracle what happens is कि कांग्रेस आर एंड सीपीआई का जो अलायंस होती है, it won a lot of seats, it won the election and it won more seats than Congress had ever won in the first 4 general election। मतलब कि कांग्रेस की आज तक की सबसे बड़ी जीत जो थी वो आपकी 1971 इलेक्शन में होती है। तो दिस वाज अगेन वेरी अनप्रेसिडेंटेड, किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े एक्सटेंट पे इंदिरा गांधी जी विल बी एबल टू विन। तो शी विंस 375 सीट्स, 48.4% ऑफ वोट्स, एज इन लाइक उनका कोलिशन इतना जीतता है। इंदिरा गांधी की जो इंडिविजुअली कांग्रेस आर है, इट वोन 352 सीट्स एंड 44% ऑफ votes। On the other hand, जो आपकी कांग्रेस ओ थी, it could only win like 1/4 of the votes and मतलब 1/4 of the votes जो कांग्रेस पार्टी ने जीते थे, and it won only like 16 seats। उसके साथ साथ ग्रैंड अलायंस also proved to be a grand failure, less than 40 सीट्स वो जीत पाई थी। तो ये सब एक बार टैली कर लेना, इसको एक बार अपने दिमाग में अच्छे से रखना इन फिगर्स को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सीयूईटी में, एंड देन ऑब्वियसली आपके आंसर लिखते समय ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अब 1971 लोकसभा इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद में एक बहुत इशू क्रिएट हो जाता है ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर शुरू हो जाती है, एंड उस टाइम पे इंडिया में इंदिरा गांधी जी ने जो रोल प्ले किया था दैट वाज जेन्युइनली वेरी मतलब इंस्पिरेशनल। लाइक शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, शी प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल। इतना ज्यादा उन्होंने अच्छे से वहां पे रोल प्ले किया था इन दिस पूरा सिनेरियो कि जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन थी इवन दे वर प्रेजिंग हर कि हाँ जेन्युइनली दिस वाज वेरी गुड ऑन हर एंड, हाउ शी हैंडल्ड द एंटायर सिचुएशन। तो यहाँ से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जाती है। फिर सक्सेसिवली वो कांग्रेस जो है वो स्टेट
स्टेट लेवल पे भी जीतना शुरू कर जाती है एंड मतलब नो लॉन्गर मतलब कांग्रेस का डोमिनेंस एक तरीके से वापस आने लग जाता है। बट क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस रिस्टोर हो गई है या फिर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस रिवाइव हो गई है? अब रिस्टोर और रिवाइव का क्या डिफरेंस है? रिस्टोर का मतलब है कि कांग्रेस जो जैसी पहले थी, ठीक है, मतलब बिफोर 64, बिफोर द डेथ ऑफ नेहरू जी, क्या वैसी ही एग्जैक्टली कांग्रेस है अब के टाइम पे? जो यहाँ पे अब के टाइम का यहाँ पे मतलब है कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, ओके, क्या इज इट गोइंग टू बी द सेम और इज दिस कांग्रेस डिफरेंट या एक नया फॉर्म में आई है? तो इसका आंसर इज मोस्ट डेफिनेटली द कांग्रेस इज डिफरेंट। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस रिस्टोर हो गई थी। वाई? बिकॉज सबसे पहले तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लीडर के बेसिस पे उसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। एज एन इवन दो नेहरू जी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है, इन हिज मतलब जो कांग्रेस है, बट देर वर अदर लीडर्स, ठीक है, कांग्रेस वॉज नॉट जस्ट अबाउट नेहरू जी, बट यहाँ पे इंदिरा गांधी जी हैड बिकम सच एन इंपॉर्टेंट फिगर कि उनसे एसोसिएट करके कांग्रेस को वोट मिल रहे थे। उसके साथ साथ कांग्रेस डिड नॉट हैव एनी मोर फैक्शंस एनी मोर, मतलब कि यहाँ के जो फैक्शंस थे वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। पहले वाले कांग्रेस में बहुत सारे फैक्शंस थे, बिकॉज बहुत सारे फैक्शंस थे, बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी जो अकोमोडेट हो रही थी, बट अब ये ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसके साथ साथ आपका जो इलेक्शन था वो मोस्टली जीता जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ द पुअर पीपल, द विमेन, दलित, आदिवासी, तो बेसिकली जो माइनॉरिटीज थी उन पे फोकस हो रहा था इस जो नई कांग्रेस थी। तो जो कांग्रेस ये बेसिकली थी, इट डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब ऑल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज अर्लियर नोन फॉर। तो ये कहना कि कांग्रेस एक तरीके से रिस्टोर हो जाता है वो काफी हद तक मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं गलत है। रिस्टोर नहीं होता है, रिवाइव जरूर हो जाता है, बट देन अगेन आगे भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं एंड देन आगे क्या चैलेंजेस आएंगे वो हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। तो यहाँ पे बेसिकली चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल सॉल्व दोस डाउट्स अगर आपको डाउट्स आएंगे। एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपने अभी तक देखी, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इससे हमें समझ में आता है कि आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।